स्टडी इन जापान। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि बच्चों की पेरेंट्स की यही रिक्वायरमेंट रहती है कि सर हम अपने बच्चे को उस कंट्री में भेजना चाहते हैं जहां पर बच्चा अपने पार्ट टाइम वर्किंग करके वहां पर अपने जो ट्यूशन फीसेस जनरेट कर पाए। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बार बार डिस्कस करता हूँ, आप आज की डेट में उन कंट्रीज की ओर तवज्जो करें यहाँ पर स्टडी इकोनॉमिकल हो, जहाँ फ्री हो। तो ये भी जापान एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको इकोनॉमिकल स्टडी मिल सकती है। तो जापान में एडमिशन अप्लाई करने से पहले, वीज़ा अप्लाई करने से पहले बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, और वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी डेस्टिनेशन जापान में हायर स्टडीज़ की है तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन जापान। उसके अंदर आपको बहुत सारी हमारी वीडियोस मिलेंगी स्टडी इन जापान से रिलेटेड। इवन हमने बहुत सारे इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर अटेंड किए हैं, जापान यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी इंटरेक्शंस हुई हैं, वो भी वीडियोस आपको उन प्ले लिस्टों में जाकर मिल सकती हैं। आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, देन डिसीजन लें कि अगर आपने जापान जाना है तो कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है। तो अभी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर JPLT क्या है, EJU एग्जाम क्या है, COE क्या है। ये सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। तो जापान में बेनिफिट क्या है कि बच्चा जो स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को साथ में ले जा सकता है। दिस इज फर्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ बेनिफिट। सेकंड क्या है कि जापान में बच्चे को वर्किंग राइट्स 28 आवर्स इन ए वीक है, 28 घंटे वर्किंग के राइट है हफ्ते में। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिलीफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जापान में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। और इसके अलावा इकोनॉमिकल स्टडी तो है ही है। अगर हम US जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री, UK के साथ कंपेयर करते हैं तो उनसे ये जो स्टडी है काफ़ी इकोनॉमिकल है। तो अभी जो उनका COE है जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहते हैं, उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट है। विदाउट COE यू कांट अप्लाई योर वीज़ा हेयर। दैट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है वहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं बताऊं कि आपने US में पढ़ने के लिए जाना है तो आपको अपने फंड्स, जिसको I-20 जनरेट करने के लिए फंड्स आपको अपनी यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ते हैं। तो इसी सिस्टम से जापान में बच्चे ने अगर पढ़ने के लिए जाना है तो सबसे पहले बच्चों को अपने फंड्स, अपने एकेडमिक सारा और अपने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़, उन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को भेजने पड़ते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है। तो देयर आफ्टर दे आर अप्लाइंग द COE विद द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। तो अभी जापान में जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, एक तो आपके स्टडी में गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर स्टडी में गैप है तो आपका केस समवेयर स्टक हो सकता है। तो फ्रेशर स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम है। 2 साल का गैप है तो मोस्ट वेलकम है। इससे ज़्यादा गैप है तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फंड्स। फंड्स बहुत ही मैंडेटरी है यहाँ पर, और इसके अलावा उसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो फंड्स के लिए बच्चा पूछता है कि मैंने जाना है, कितने फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ और वहाँ की मिनिस्ट्री की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप वहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास 1 साल की फीस प्लस 1 साल के एक्सपेंसेस होने जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपने वहाँ पर अप्लाई करना है लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए तो आपके पास 12-14 लाख रुपए के फंड्स होने चाहिए। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 16 से लेकर 18 लाख रुपए के फंड्स हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी फंड्स के साथ दे आर चेकिंग द सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि आपकी ईयरली इनकम आपकी फैमिली की, मतलब मैं ये कहूँगा कि 10-12 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, उसके एविडेंसेस चाहिए। वो एविडेंसेस क्या हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स दोनों की ज्वाइंट ITR इनकम टैक्स की रिटर्न है, जो कि आपके फादर ने 6 लाख की मदर ने भरी हो, दैट इज एक्सेप्टेबल। और इसके अलावा आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट, आप कोई सैलरीड पर्सन है तो वो सैलरीड के डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने के बाद, आपकी ट्रांजेक्शन्स देखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने चांसेस हैं वहां पर जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मिल पाए, क्योंकि दे आर वेरी रिजिड, दे आर चेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। दे आर आफ्टर वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बच्चे को एक्सेप्ट करती हैं। तो अभी कुछ जगह पर कुछ इंस्टीट्यूशंस बच्चे से JPLT N5, जिसको हम ये कहते हैं कि वहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशेंसीज भी मांगती हैं, लेकिन सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती। आप विदाउट लैंग्वेज प्रोफिशेंसी भी डायरेक्टली वहाँ पर इंग्लिश डॉट बैचलर में जा सकते हैं। बट बच्चा कहता है कि मैंने लैंग्वेज प्रोग्राम में जाना है, तो उन केसेस में कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपसे N5 लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट कर सकती हैं। तो अभी N5 क्या है, N4 क्या है, N3 क्या है, N2 क्या है, N1 क्या है, ये जैपनीज लैंग्वेज की प्रोफिशेंसीज के लेवल है।
जैसे जर्मनी में A1 A2 B1 B2 है, तो इसी तरीके से जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में N5 N4 N3 आपके पास एक बेसिक N5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समटाइम्स दे आर रिक्वायरिंग। तो अदरवाइज आपने अगर वहां पर पढ़ने के लिए जाना है जापान में बैचलर डिग्री के लिए, आपके पास 5.5 बैंड, आपके परसेंटेज 60 से ज़्यादा, आपके पास फंड्स हैं, तो आपको वहां एडमिशन मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। अभी आते हैं ट्यूशन फीसेस। ट्यूशन फीसेस वहां पर $6,000 से स्टार्ट होकर $12,000 की है। डिपेंड है आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी किस लोकेशंस पर है। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बच्चे को वहां पर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती हैं। तो स्कॉलरशिप 30% से लेकर 100% का स्कॉलरशिप है। वो किस बेसिस के ऊपर डिपेंड है? आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपकी प्रीवियस जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड है, वो भी आपको एलोकेट हो सकता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ की रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इन डॉक्यूमेंटों को वहाँ की रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में आपकी सीओई के लिए सबमिशंस करवाते हैं। तो सबमिशंस हो जाने के बाद सीओई आ जाती है। तो सीओई के बाद बच्चे का यहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया जाता है। तो सरप्राइज की बात यह है कि इसकी जो एम्बेसी फीस है वो सिर्फ 2500 रुपीज़ है, 2500 रुपये। मतलब आप ये लेके BFS चार्जेस डाल के आपका 5000 से ज़्यादा नहीं लगेगा। दिस इज आल्सो बिग रिलीफ। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में बच्चे को 95,000 सिर्फ एम्बेसी फीस देनी पड़ती है। यूके जैसी कंट्री में 40-50,000 रुपए की बच्चा फीसें सिर्फ जो देता है यूनिवर्सिटीज़ की। इवन फिनलैंड में भी बच्चे को 45,000 की फीस देनी पड़ती है एम्बेसीज की बार वीज़ा पर्पज। तो यहाँ पर आप सिर्फ 3,000 से 5,000 फीस देकर अपना वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस भी साथ में जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में डिपेंडेंट भी जा सकते हैं, साथ में सोर्सेस हैं आपके पास। तो ऐसी कंट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी जहां पर आप पार्ट टाइम वर्क करके लाखों रुपए भी कमा सकते हैं, अपनी ट्यूशन फीसेस भी जनरेट कर सकते हैं। और इवन यहाँ पर वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप पढ़ने के लिए जाएंगे। इवन आप गूगल करें तो आपको बहुत सारी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ जापान में मिलेगी। अभी आता है सर ईजेयू एग्ज़ाम मैंडेटरी है। तो जो इसको हम जापानीज यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम कहते हैं, ईजेयू एग्ज़ाम। तो एग्जामिनेशंस पास जापानीज यूनिवर्सिटीज़, ये जो एग्ज़ाम है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंडेटरी है अगर आपने वहाँ पर बैचलर में एडमिशन लेना है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर नॉट लुकिंग फॉर ईजेयू एग्ज़ाम। मीन्स आप विदाउट ईजेयू एग्ज़ाम और विदाउट N5 विदाउट जापानीज लैंग्वेज भी वहाँ पर जापान में पढ़ सकते हैं। तो इसका और नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है स्टडी इन जापान, उसको जरूर वॉच करें। किसी को भी केस देने से पहले जापान का उसका नॉलेज जरूर चेक करें, जैसा कि हमने अपनी वीडियोस में प्रीवियसली बताया हुआ है। तो अभी इसमें यह भी है कि अगर आपने अपना जापान का कोई टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई करना है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप ऑलरेडी जापान में हैं, वहाँ से अपनी फैमिली रियूनियन के केसेस, अपने पेरेंट्स के केसेस, अपने सिबलिंग्स के केसेस, अपने फ्रेंड्स के केसेस भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। जापान से आपका ऑलरेडी एडमिशन आ चुका है, फर्दर वीज़ा असिस्टेंस चाहते हैं तो उसमें भी क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन जापान में ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप अपनी फाइल सबमिशन के लिए जाते हैं वीज़ा की, तो वहाँ पर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है तो उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो लास्ट फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जापान में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप हमारे ऊपर डेडिकेटेड नंबर है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।